दे। मैं मुंबई। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं प्रशांत सर की वीडियो। पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपने रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ ईरान में हो सकता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में या फिर कुछ महीनों में तख्ता पलट करने की कोशिश की जाए, क्योंकि प्रोटेस्ट यहां पर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। लोग सड़कों पे अपनी सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। सरकार की जो फोर्सफुल पॉलिसी है, जिसमें सरकार डिसाइड करती है कि फीमेल्स क्या पहनेंगी क्या नहीं पहनेंगी, लिटरली हिजाब फोर्स किया जाता है फीमेल्स पर। इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट इस हद तक बढ़ गए ईरान में कि 1500 लोग जेल जा चुके हैं, 31 लोगों की मौत हो गई है। और 31 लोगों की मौत कैसे हुई है? जो ईरान में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ये गोलियां चला रहे हैं अपने लोगों पर। प्रोटेस्टर्स को सड़कों पे मारा जा रहा है और ये सीन्स दुनिया तक ना पहुंचे, इसके लिए ईरान ने पूरे देश में इंटरनेट भी अब कट करना स्टार्ट कर दिया है। नहीं तो लगातार हम देख रहे थे कि ईरान से इस टाइप की जो वीडियोज है सामने आ रही थी, जहां पर लोग तंग आकर पुलिस पे अटैक कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक कर रहे हैं। एक वीडियो ये भी सामने आई जहां पर एक आदमी खुद ही मॉरल पुलिसिंग कर रहा था। उसने देखा कि एक फीमेल थी, उसने प्रॉपर तरीके से हिजाब नहीं पहना, वो खुद अपनी बाइक से उतरा, उस फीमेल को थप्पड़ मार दिया। उसके रिस्पॉन्स में आसपास के लोगों ने उसको पीटना स्टार्ट कर दिया कि तुम कौन हो मॉरल पुलिसिंग करने वाले, उस फीमेल को बताने वाले कि वो क्या पहनेगी क्या नहीं पहनेगी पब्लिक स्पेस में। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ईरान की सरकार जिस ब्रूटैलिटी से अपने ही नागरिकों पर आज के समय अत्याचार कर रही है, तो इससे पॉसिबिलिटी है कि एक बार को फिर से ईरान में रेवोल्यूशन हो जाए। और ये रेवोल्यूशन जियोपॉलिटिकली इजराइल, इंडिया, यूएस, इवन सऊदी अरेबिया सबको इंपैक्ट करेगा। अब यहाँ पे आपका एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएगा कि ठीक है, ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, समझ में आ गया, मगर इसका रूट कॉज क्या है? ये सब ट्रिगर कैसे हुआ? देखिए, वैसे तो इसका रूट कॉज काफी डीप है, मगर जो रीसेंट प्रोटेस्ट हुए हैं ये शुरू हुए थे मासा अमीनी की मृत्यु के बाद। मासा अमीनी ईरान की सिटीजन थी। ये अपने शहर से ईरान की कैपिटल तेहरान में ट्रैवल कर रही थी, और जब ये रास्ते में थी, ट्रैवल कर रही थी, उस वक्त इनका जो हिजाब था ना, ये इनके सर को पूरी तरीके से कवर नहीं कर रहा था। ये देख लिया ईरान की मॉरल रिलीजियस पुलिस ने। जी हाँ, ईरान में एक प्रॉपर मॉरल रिलीजियस पुलिस है जिसका काम यही है ध्यान रखना कि औरतें क्या अपना जो सर है प्रॉपरली कवर कर रही हैं, एटलीस्ट हिजाब तो पहन रही है। ये ऑफ कोर्स चाहेंगे कि पूरा बुर्का पहने, मगर एटलीस्ट ये लोग चाहते हैं कि हिजाब तो पहने ही। और अगर कोई औरत हिजाब नहीं पहनती तो ये लोग सीधा ऑन द स्पॉट उस औरत को अरेस्ट भी कर सकते हैं। और इस टाइप की मॉरल पुलिसिंग ईरान में चल रही है 1980 से। तो मासा अमीनी को ईरान की रिलीजियस पुलिस ने डिटेन कर लिया क्वेश्चन करने के लिए कि आपका हिजाब प्रॉपर क्यों नहीं है। देखिए, ये थोड़े खुले विचार वाले होंगी, ये चाहती होंगी कि मुझे इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि कोई मुझे बोले ना कि मैं ओपनली पब्लिक स्पेस में क्या पहनूं क्या ना पहनूं। नहीं तो वैसे देखिए, ईरान में यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, वहाँ पे ड्रेस कोड होता है। वो जो ड्रेस कोड है वो लोग प्रॉपरली फॉलो करते हैं। उधर ईरान की सरकार जो भी कहती है कि जी आपको बुर्का पहनना है, पूरी बॉडी को कवर करना है, वो काफ़ी बार प्रॉपरली ये लोग फॉलो करते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि जब आदमी कहीं ट्रैवल कर रहा हो, खुले में शॉपिंग कर रहा हो, वहां पर भी कॉन्स्टेंटली उस पर सर्विलेंस रखा जाए और इंश्योर किया जाए कि जो ईरान की सरकार चाहती है वो वही कपड़े पहने। और अगर आप सोच रहे हैं कि महिलाएं क्या कपड़े पहनेंगी, इसको लेकर क्या ईरान में इतने ज्यादा सख्त कानून है, तो मैं आपको बता दूं इनकी सरकार की पॉलिसी है। चाहे कोई वर्ल्ड लीडर भी आ जाए, किसी और कंट्री का विदेश मंत्री भी आ जाए, अगर वो फीमेल है तो कहते हैं कि हमारे ड्रेस कोड के हिसाब से आपको ईरान में एंट्री करनी होगी और तभी आप हमारे प्रेसिडेंट या सुप्रीम लीडर से मिल पाओगे। भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी जब ईरान गई थी तो इस तरीके से इनको मिलना पड़ा ईरान के उस वक्त के प्रेसिडेंट से। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि मासा अमीनी के साथ क्या हुआ होगा जब ईरान की रिलीजियस पुलिस ने देख लिया कि ये प्रॉपर तरीके से ये अपना हेडस्कार्फ नहीं पहन रही, तो इनको डिटेन कर लिया गया। इनकी फैमिली को बोला कि पूछताछ चल रही है, इनसे पूछा जा रहा है कि आपके विचार क्या है, क्या आप सरकार के खिलाफ हैं। और फिर अचानक से पुलिस इनकी फैमिली को बताती है कि देखिए, इनकी जब हम एजुकेशन कर रहे थे, मासा अमीनी की जब हम एजुकेशन कर रहे थे, तब इनको हार्ट अटैक आ गया और उसके बाद ये मर गई। जबकि रियलिटी ये है कि जब इनका पोस्टमार्टम हुआ उसमें पता लगा कि इनको हेड इंजरीज हुई थी, बुरी तरीके से इनको पीट पीट के मारा गया। और जब ये न्यूज़ पूरे ईरान में फैल गई कि ये लोग इस हद तक अपनी अथॉरिटी को एनफोर्स कर रहे हैं लोगों पर, पूरे ईरान में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। कई फीमेल्स ने सरकार के अगेंस्ट ये कहा कि हम हिजाब नहीं पहनेंगे, हमें जो पहनना होगा हम वो पहनेंगे। कई फीमेल्स ने अपने बाल तक काट दिए सोशल मीडिया पर। और अब ईरान की सरकार के लिए प्रॉब्लम यह है कि अब जो गुस्सा है ना ईरान में, ये लगातार ऐसे फैल रहा है कि चाहे राइट विंग हो लेफ्ट विंग हो,
हर तरफ लोग इकट्ठा आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए फीमेल्स को इस तरीके से डरा धमका कर एक ड्रेस कोड इम्पोज करना गलत है ना। वैसे आप आर्ग्यू कर सकते हो कि ईरान में इस बात की चेतना बड़ी लेट जागी है। बिल्कुल मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं इंटरनेट, सोशल मीडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ईरान के लोगों ने देखा है कि बाकी दुनिया में लोग कैसे रहते हैं, वहाँ पे क्या कानून है। एक्सपोजर जो मिला है बाहर का, उससे ईरान की एक सोसाइटी में आप कह लीजिए एक अवेकनिंग जागी है कि हम पे एक लॉ, हमारी विमेन पे एक लॉ ब्रूटल तरीके से इम्पोज किया जा रहा है। और ये सब एक्चुअली शुरू हुआ था इस्लाम में एक रेवोल्यूशन ऑफ ईरान से, जो हुआ था 1978 में। उससे पहले आप देखोगे तो ईरान बहुत डिफरेंट था। विमेन काफ़ी हद तक अपनी मर्जी के कपड़े पहनती थी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल देखो, ज़रूरी नहीं है कि कम कपड़े पहनना निशानी है कि आप ज़्यादा फ्री हो, आप ज़्यादा लिबरल हो। मगर जब आप किसी इंस्टीट्यूशन के बाहर हो, आप किसी पार्क में जा रहे हो, आप अपने घर के बाहर सब्जियां खरीद रहे हो, वहाँ पे आपको इतना हक होना चाहिए कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू वेयर यू कैन वेयर। तो ईरान की महिलाएं आज के समय 2022 में अपने बेसिक राइट्स के लिए लड़ रही हैं, जो बाकी दुनिया में बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है। आप जान के हैरान होंगे, ईरान में वुमेन पर इतनी पाबंदियाँ थी कि 40 ईयर्स तक, 40 साल से भी ऊपर हो गए थे, ईरान की महिलाओं ने स्टेडियम में जाकर कोई फुटबॉल का मैच नहीं देखा। ईरान में बहुत ही फेमस स्पोर्ट है फुटबॉल, मगर स्टेडियम में विमेन की एंट्री नहीं। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि फीफा और इंटरनेशनल कम्युनिटी के दबाव में आकर ईरान की सरकार ने 40 साल के बाद पहली बार ईरानियन महिलाओं को एक स्टेडियम में एंट्री दी और इन्होंने एक फुटबॉल मैच देखा। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्यों कहा जा रहा है कि ये मुद्दा इतना बड़ा है कि कल को इस इशू पर ईरान में फिर से रेवोल्यूशन आ सकता है, जो करंट रजीम है इसको हटाया जा सकता है। देखो, रीजन इसका यह है, पहली बात तो ईरान की सरकार ब्रूटल तरीके से, मैं कहूंगा जानवरों की तरह ट्रीट करती है अपनी जनता को। अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सरकार ने ओपनली अपनी पुलिस को कह दिया है गोलियां मारो, जो सरकार के खिलाफ खड़ा होगा उसको खत्म कर दो। इसके कंपैरिजन में आप देखो इंडिया में, इवन यूएस में कितनी टॉलरेंस होती है प्रोटेस्टर्स के प्रति। और ईरान की सरकार का जो ये क्रूअल तरीका है अपनी जनता की आवाज को दबाने का, ये देखते हुए ही ईरान के कई लेजेंडरी फुटबॉल स्टार्स हैं, ये अपनी आर्मी को कह रहे हैं कि तुम लोग ना जनता के साथ हो जाओ। जनता इस वक्त एक हो चुकी है, सरकार के खिलाफ विरोध किया जा रहा है, तुम लोग भी जनता के साथ मिलकर ये जो करंट रिजीम है इसको तोड़ दो। हर तरफ ईरान में जो भी प्रोमिनेंट वॉइस है ये यही बात कर रहे हैं कि एक बार को ईरान में फिर से रेवोल्यूशन हो जाए, जो करंट रिजीम है इसको हटा दिया जाए। और हाँ, यहाँ पर मुझको ये भी ऐड करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि सारा जो गुस्सा है ये हिजाब की वजह से हो रहा है। ईरान की मेन प्रॉब्लम ये है कि ओवर द ईयर सैंक्शंस की वजह से, जो ईरान की सरकार की जिद है कि ये लोग न्यूक्लियर बम बनाएंगे, उसकी वजह से जो इन पर सैंक्शन लगे हैं, FATF की ब्लैकलिस्ट में है ईरान, उसकी वजह से इनकी बहुत बड़ी आबादी, 60% आबादी बताया जाता है, बहुत ज़्यादा पुअर हो चुकी है। पावर्टी रेट ईरान में आपको 60% मिलेगा, इन्फ्लेशन रेट 50% के ऊपर है। ईरान के लोग बाहर पढ़ने नहीं जा पाते, ये लोग अपना ऑयल नहीं बेच रहे। कोई ईरान का आपने सुना नहीं होगा कोई ब्रांड फेमस है, कोई कंपनी फेमस है, ये कंट्री इंडस्ट्री के नाम पे कुछ प्रोड्यूस नहीं करती। और इनके लोगों को पता है कि करंट अगर स्थिति चलती रही तो जो हाल नॉर्थ कोरिया का है वैसा ही इनका हो जाएगा, लोग भूख के मारे यहाँ पर मरेंगे। तो बहुत से इश्यूज हैं, ये कल्मिनेट हो रहे हैं। और इसलिए कहा जा रहा है कि ईरान की सरकार ने अगर कुछ गलती कर दी, एक बार को आर्मी जो है इनकी ये भी ईरान के खिलाफ हो गई, तो कभी भी ईरान में तख्ता पलट हो सकता है। या तो कोशिश होगी या फिर ऑल टुगेदर ईरान में रजीम चेंज हो ही जाएगा। अब कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट जो प्रो ईरान है, जो ईरान के समर्थन में बात करते हैं, ये लोग प्राइमरली आपको मिलेंगे रशिया में, पाकिस्तान में। ये कह रहे हैं कि सारे प्रोटेस्ट जो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं ना, ये ऑर्गेनाइज करवा रहा है इजराइल। इजराइल चाहता है कि ईरान की करंट गवर्नमेंट बिल्कुल हट जाए, नई सरकार ये यहाँ पर प्लेस कर दे। जैसे एक टाइम पर शाह ऑफ ईरान राज करते थे ईरान में, वो काफ़ी प्रो इजराइल, प्रो USA थे, और ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को भी छोड़ दे, ये प्लानिंग चल रही है। नाउ ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर कुछ नहीं कहूँगा कि कौन सही है कौन गलत है, मैंने दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख दिए हैं। इट इज़ अप टू यू टू डिसाइड कि आप किसकी बात का यकीन करोगे। मगर हाँ, ये बात बिल्कुल है कि ईरान में अगर तख्ता पलट हो जाता है तो ये रीजन में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। इंडिया के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ होगी। एक ऐसा ईरान जो इजराइल और USA के अगेंस्ट नहीं है, हमारा बहुत अच्छा मित्र मुल्क बन सकता है। हम उनसे ऑयल परचेज कर सकते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चाइना के लिए ये बहुत ज़रा ख़राब न्यूज़ होगी, क्योंकि जो करंट रिजीम है ये काफ़ी प्रो चाइना है। तो ईरान के जो प्रोटेस्ट हैं, यहाँ पर बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एंगल हैं, और अब देखना होगा कि आने वाले कुछ महीनों में या फिर परहैप्स इवन अगले साल
ईरान में क्या होता है। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ईरान बहुत ही जल्द इनमें से किस संगठन का फुल मेंबर बनने वाला है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए आसियान, ऑप्शन बी एससीओ, ऑप्शन सी ब्रिक्स, ऑप्शन डी सार्क। बहुत सी वीडियोस में अच्छे से इसका आंसर आपको दे चुका हूं। यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो मैं चाहता हूं सब लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करें। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग समझते हैं कि क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करिए। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट देने की कोशिश करूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी बैंक, नीट, आईआईटी, जेई, कमेंट सेक्शन में जाओ इस वीडियो की और यहाँ पे पिन कमेंट में आप। तो जी वीडियो हो गई ख़त्म। यकूब भाई, ये जो मैं कहता हूँ सोशल मीडिया जब से आया है ना, जब से मैं कहता हूँ हमारे पाकिस्तान में तो हर आदमी के पास, हर औरत के पास अब इस वक्त टच मोबाइल है और वो दिन रात ही सोशल मीडिया के साथ अटैच है। सोशल मीडिया के साथ हर वक्त अटैच है। वही बात ईरान में है और उसमें भी शऊर आया है कि हमने कैसे ज़िंदगी जीनी है और किस तरीके से जीनी है। और वो उसके रद्द अमल में ही वहाँ से उन्होंने बोला है कि हमें कोई हिजाब की ज़रूरत नहीं है। पर जो मुसलमान का अकीदा है ना, वो भाई हमारे यहाँ तो इतनी पाबंदी नहीं है जैसे सऊदी अरब में और ईरान में सख्त ज़्यादा है। हमारे यहाँ तो खुले भी अब इस वक्त भी पैंट शर्ट में भी फिर घूम रही होती हैं वुमेन। और ये अच्छी बात होता है कि भाई के हिजाब होना चाहिए। यार माहौल के मुताबिक ठीक है। बस ये है कि औरत को पर्दा जरूरी है करना। अपना सर तो कम से कम अपना सर जो है ना, जो बाल होते हैं वो अपने ढक के रखें। सर जो है चेहरे के ऊपर क्या है, बुर्का ऊपर नहीं किया। अब मैं एक बात करना चाहूँगा, जो मर्द है या औरत है, अगर तो वो बुराई करना चाहता है गुलजार भाई, उसे खूह के अंदर अगर आप लटका भी देना तो फिर भी वो कर लेगा, कोई रोक नहीं सकता। वुमेन को अल्लाह की जात जो है ना, वो ही जिसको बंदे या औरत को सब्र दे तो दे, वरना कुछ भी नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ कि जितनी पाबंदियां लगाएंगे उतना वो ज्यादा खुलकर आगे सामने आएंगे। इतनी ज्यादा पाबंदियां नहीं होनी चाहिए। हर इंसान को, हर औरत मर्द को हकूक होने चाहिए, मिलने चाहिए। लेकिन हर कंट्री के एक अपना रूल होता है भाई। जिस तरह ईरान के अंदर वो बताया जा रहा है 40 साल से पर्दा लाजमी था। अब आकर थोड़ा सा वो सोशल मीडिया को देख के या किसी जिस तरह भी कर रहे हैं भाई, सऊदी अरब में भी कितने बंदे मर भी चुके हैं। तो बात सुने आपने, सबसे पहले सऊदी अरब इस्लाम का गढ़ था। वो उधर औरत को भी अब टैक्स कार चलाने की इजाजत मिल गई है और खुला घूमने की इजाजत मिल। वो पहले सैनी में नहीं थे, वो सैनी बना रहे हैं भाई। और एक ऐसा खूबसूरत शहर वो बना रहे हैं जहाँ हर फैसिलिटी मिलेगी हर कौम को, हर मजहब को, उधर वो जा सके और उधर वो टूरिस्ट प्लेस बना रहे हैं। बिल्कुल गुलजार भाई, यही है ना। अगर उधर वो कहते हैं कि पर्दा अगर किसी ने करना है अपनी मर्जी से करे, किसी को नहीं, आप उससे जबरदस्ती नहीं करवा सकते उसको। भाई सब अपनी लाइफ कोई काम भी जबरदस्ती नहीं। ये जो उलमा या कोई बताते हैं ना कि बुर्का इतना ही जरूरी है, इतने ही, वो मजबूर न करें। हम बैठे हैं भी मुसलमान, अल्लाह नबी को मानने वाले हैं, हमें भी पता है कितना हिजाब जरूरी है, पर्दा जरूरी है, ठीक है ना। अगर कोई कर ले तो बड़ी अच्छी बात है, अगर ना करे तो मजबूर नहीं किया जा सकता भी मैं गोली चला दूंगा वरना भाई। मैं एक कमेंट इधर ऐड करना चाहूंगा कि जो पर्दा चाहे आप ना करें, आपका जो लिबास होता है ना, वो सबसे बेस्ट मैटर करता है कि आप कैसा लिबास पहनते हैं, आप आगे के दूसरों आदमियों की नजरों में कैसे पेश आती है। थोड़े से खुले कपड़े पहने, तंग कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तो और सर के ऊपर दुपट्टा होना चाहिए। इसीलिए भाई ठीक है, इसीलिए वो पर्दा कहते हैं कि आदमी की नजर जब नहीं पड़ेगी तो वो उस पर नजर ही नहीं फैलाएगा। वो कैसी चीज है, वो क्या करता है, जब वो एक बन ठन कर उसके सामने आएगी उसकी नजर तो खराब होगी। पर्दे के अंदर रहकर भी अगर किसी ने बुराई करनी या सोचनी है ना, बुराई के बारे में सोचना भी है, वो पर्दे के अंदर रह के उसको ज्यादा आसानी हो सकती है। ये भी तो हो सकता है। 50% जो होता है ना, वो देख कर ही आदमी उसके खिलाफ उसे बुरा भला कहता है। ये बहुत इसी तरह किसी के भी भाई ये बहुत बड़ी बहस है, इसके ऊपर हम खुल कर नहीं बोलना चाहते भाई। जिस तरह ये हम तो ये कहेंगे जो हालात है ना, जिस तरह चल रहे हैं, अमन रहना चाहिए, सुकून के साथ रहना चाहिए। जिस कंट्री में जो रूल चलता है, जो कानून बनाया जाता है, उसके मुताबिक चलना चाहिए। तो ना कि आप ईरान के खिलाफ चले। मैं कहता हूँ ईरान की आवाम अब जाग चुकी है, वो पुराना ईरान नहीं रहेगा। मैं तो कहता हूँ वो जो एक इसराइल जो बात कह रहे हैं, ये भी बात सच है भाई। इसराइल ने भी जो ईरान से खतरा है
जो एटमिक ताकत बनने जा रहा है, और इसलिए ईरान ने भी ये नीति चलाई सिक्योरिटी को होगी। खतरा है ईरान से, पता नहीं उन्होंने भाई, बनाया कि नहीं बनाया, ये पक की बात तो नहीं जो है। उसकी लोकल अवाम है वो भी जाग चुकी है कि हमें इतना सालों से सैंक्शन लगी हुई है, हम तरक्की नहीं कर रहे, और हमें ये पाबंदियां नहीं चाहिए, हमें भी तरक्की चाहिए, हमें भी या अच्छा तो माहौल खुले आप चाहिए। दुनिया को बता दें इनकी हुकूमत ईरान की भी हमने ये बना ली है, तो यहाँ कह भी हमने बनाया नहीं, हमने तो दावा ही किया भाई था। इतने सालों से हम सुन रहे हैं कि सैंक्शन लगी हुई है। पाकिस्तान भी ईरान के साथ ताल्लुकात चाहे अच्छे हों, उधर से कोई चीज खरीद नहीं सकता भाई। भाई सैंक्शन लगी हुई हर मुल्क से, हर वो खरीद सकता है? ब्लैक लिस्ट से कोई मुल्क भी उससे उस चीज कंट्री खरीद का नहीं कोई बंदा सकता। बाहर नहीं जा सकता, कोई स्टडी वीजा बाहर नहीं पढ़ने जा सकता। ये इतने ये नुकसानात भी हैं। उसके अवाम में है भाई कि हम भी मुल्क से कट कर नहीं रह सकते, हम भी मुल्क की दौड़ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बात है भी उसकी अवाम में, बिल्कुल। ये भी ईरान की प्रोटेस्ट कर रहे गवर्नमेंट हैं। को भी नहीं चाहिए इस तरह तशद्दुद करना। उसे देख लिया आप कितने वो भाई मर ये गए बहुत हैं, इस बुरा तरह के हैं। कदम है जो ईरान की हुकूमत आवाम को है, चाहिए सीधा हुकूमत के गोली साथ नहीं मिलके मारनी यार चाहिए। कोई इसका दरमियानी रास्ता निकाले, वही भाई सब प्यार मिलके आप करें आप बांट में। ना कि ये जितने जेलों में चले गए हैं, जितने मारेंगे वो कोई अच्छी बात अच्छी नहीं। बात। ये था हमारा इससे आपका इमेज भी खराब हो रहा है। ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।